वेलकम टू ज्ञानस्य गुरुकुलम। आज हम लोग इस क्लासेस में विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग जानेंगे कि कैसे दो भाइयों ने मिलकर इतना बड़ा साम्राज्य को स्थापित किया था। और कई ऐसे उदाहरण और ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जानेंगे कि कैसे विजयनगर साम्राज्य ने लगभग 150 से 200 साल तक शासन किया। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विजयनगर जो साम्राज्य है, ये विजयनगर साम्राज्य में टोटल 4 वंशों ने शासन किया था। ये 4 वंश कौन कौन है? संगम वंश है, सलुव वंश है, तुलुव वंश है और अराविडु वंश है। तो सबसे प्रथम जो वंश था, आप लोगों को पता होगा कि हरिहर और बुक्का ये दोनों एक भाई थे एक दूसरे के। तो ये दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करने से पहले ये दोनों भाई आखिर थे क्या? ऐसा तो नहीं है कि मतलब इन लोगों का बैकग्राउंड ऐसा था कि वह शासन कर सकते थे। नहीं, ये लोग जो है ये कंपली जो साम्राज्य है वहाँ कंपली राज्य के मंत्री थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो ये मंत्री थे तो वहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो इन लोगों को कैदी बना लिया, है ना। अब कैदी बना लिया तो फिर इन लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तन करना पड़ा, यानी कि इन लोगों को मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ा। तो फिर इन लोगों का जो मानसिकता है इनके एक गुरु की वजह से बदल गया और ये पुनः हिंदू धर्म में आ गए। और ये किसके कारण आ गए? ये संत विद्यारण्य के प्रभाव में आ गए। यानी इनका जो गुरु जो थे जिसके प्रभाव में आकर ये पुनः मुसलमान से हिंदू बन गए, ये किनके कारण? तो संत विद्यारण्य के कारण। ठीक है, संत विद्यारण्य के कारण। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, इनका नाम जो है क्या है? संत विद्यारण्य के कारण। ठीक है, ये किनके संत है? तो ये हरिहर और बुक्का, ये दोनों जो थे, हरिहर बुक्का जो थे, ये किसके शिष्य थे? संत विद्यारण्य के। और इन्हीं के कारण ये लोग क्या किए? पुनः हिंदू धर्म क्या किए? आ गए। ठीक है, तो ये हम लोग सीख लिए। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो संगम वंश, सलुव वंश, तुलु वंश और अराविड वंश। तो हरिहर बुक्का इनका जो शासनकाल था ये 1336 से लेके 1356 तक। बुक्का का शासनकाल इनके जस्ट बाद आया। कब आया? 1356 से 1377 यानी 77 यानी 1377 ईस्वी तक इनका काल रहा बुक्का का। ठीक है, उसके बाद हरिहर द्वितीय, है ना, विरूपाक्ष प्रथम, उसके बाद बुक्का द्वितीय, देवराय प्रथम, रामचंद्र, विजय, देवराय द्वितीय, विजय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष द्वितीय। यानी कि जो संगम वंश था, संगम वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। याद रखने वाला ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो विरूपाक्ष द्वितीय का शासनकाल क्या था? 1465 से लेके 1485 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सालुव वंश। सालुव वंश। अब सालुव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सालुव वंश के संस्थापक नरसिंह सालु। ठीक है, 1485 में जैसे कि संगम वंश का समाप्ति हो गया था, तो उसके जस्ट बाद कौन आया? नरसिंह सालु आया। और फिर थर्ड वंश कौन है? थर्ड वंश है आपका तुलुव वंश। और तुलुव वंश इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट एक शासक है जो प्रसिद्ध शासक है, कृष्णदेव राय। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि कृष्णदेव राय जो है एक महान शासक थे तुलुव वंश के। तुलुव वंश किसका एक अंग है? तो विजयनगर साम्राज्य का, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वीर नरसिंह, तुलुव वंश के संस्थापक कौन हुए? वीर नरसिंह तुलुव। उसके बाद कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का आप लोग शासनकाल याद रखिएगा कि 1509 से 1529 तक। ठीक है, तुलुव वंश का जो शासक, जो प्रथम शासक कौन थे? वीर नरसिंह तुलुव। द्वितीय शासक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का शासनकाल क्या था? तो 1509 से 1529। कृष्णदेव राय के बाद कौन आया? अच्युत राय। और फिर उसके बाद सदाशिव राय और उसके बाद राम राय। यानी कि
तुलुक वंश का जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? तो तुलुक वंश के अंतिम शासक राम राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अराविडु वंश। ये विजयनगर साम्राज्य का जो अंतिम वंश था वो अराविडु वंश था। अराविडु वंश जो है उसका प्रथम शासक कौन था? संस्थापक कौन था? तिरुमल। तिरुमल के जस्ट बाद वेंकटादित्य, वेंकटादित्य के बाद और श्री रंग तृतीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य जो है इसकी स्थापना 1336 में हुआ था, ये आपको पता है। किसके द्वारा हुआ था? हरिहर बुक्का। ये दो भाई थे, ये जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। ये दोनों जो है एक 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विजय मतलब जीत, शहर, नगर मतलब शहर, तो जीत का शहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहम्मद, जैसे मैंने पहले बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने MBT ने वहाँ पे क्या किया था? कंपली को जीत लिया था। जब कंपली को जीत लिया तो उसने हरिहर बुक्का को क्या किया? कैदी बना लिया, बंदी बना लिया। बंदी बनाकर कहाँ लाया? दिल्ली लाया। इन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया। कौन? हरिहर बुक्का ने। आपको पता है कि मैंने बताया था कि हरिहर बुक्का ने इस्लाम ग्रहण कर लिया था। फिर एक गुरु विधारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी, ये पता है। और हम्पी जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तुंगभद्रा के किनारे स्थित है। और वहाँ का राजभाषा क्या था? तेलुगु। आप लोग याद रखिएगा कि यह कंफ्यूज मत होइएगा, तमिल में और तेलुगु में कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का जो राजभाषा क्या था? तेलुगु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं संगम वंश के बारे में। अब हम लोग ब्रीफ में जान लेते हैं। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाई थे, जिसके पिता का नाम क्या था? वंश। पिता का नाम पर वंश का नाम पड़ा, यानी जो संगम वंश जो पड़ा नाम, तो वो उनके पिता संगम के नाम पर संगम वंश पड़ा। ठीक है, उसके बाद हरिहर प्रथम, मतलब संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर प्रथम। तो हरिहर प्रथम जो था संगम वंश का प्रथम शासक था। ये लगभग कितने वर्ष तक शासन किए थे? तो पहली राजधानी इसका क्या था? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगम वंश का जो पहली राजधानी थी ये कौन सा था? तो अनीगोंडी। ठीक है, 7 वर्ष बाद विजयनगर साम्राज्य को बनाएगा, और उसके 7 वर्ष बाद क्या बनाएगा? विजयनगर साम्राज्य को राजधानी बनाएगा। किसको जीतकर? होयसल को जीता। ठीक है, ये किसको जीता गया? होयसल को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद बुक्का प्रथम कौन थे? वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि धारण की, यानी बुक्का प्रथम जो थे वेद मार्ग प्रतिस्थापक की उपाधि धारण किए थे। मदुरा के अस्तित्व में को मिटाकर, यानी मदुरै का जो अस्तित्व को किसने मिटाया था? बुक्का प्रथम ने। और विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया, यानी मदुरै को बुक्का प्रथम ने क्या किया? अपने विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया, इंक्लूड कर लिया। चीन ने अपना दूत मंडल भेजा और विद्यानगर का नाम बदलकर विजयनगर रखा। चीन में अपना दूत कौन भेजा था? बुक्का प्रथम भेजा था। विद्यानगर का नाम बदल के विजयनगर कौन रखा था? बुक्का प्रथम ने रखा था। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बुक्का प्रथम ने कौन कौन सा काम किया। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण किया था? बुक्का प्रथम ने। मदुरै का अस्तित्व किसने मिटाया? बुक्का प्रथम ने। विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था यही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरिहर द्वितीय क्या? संगम शासकों में सबसे पहला। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है, ये अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो हरिहर द्वितीय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देवराय कौन है? देवराय प्रथम के बारे में यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इनके ही शासनकाल में कौन आया था? निकोलो कॉन्टी। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कॉन्टी आया था। कब आया था? 1420 में। उसने हरविलास तथा प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दिया, यानी कि श्रीनाथ जो है वो एक तेलुगु कवि हैं, और उसको संरक्षण कौन दिया था? देवराय प्रथम ने। तुर्की तीरंदाजों को सेना में शामिल किया था, यानी यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि तुर्की तीरंदाजों को सेना में शामिल करने वाला
कौन सा विजयनगर साम्राज्य का शासक था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम। ठीक है, तुंगभद्रा पर बांध बंधवाया था कौन? देवराय प्रथम ने। बहमनी शासक फिरोज ने विजयनगर पर इसी के काल में आक्रमण किया था। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि बहमनी शासक फिरोज ने विजयनगर पर किसके का शासन काल में, यानी किसके शासन काल में बहमनी शासक फिरोज ने आक्रमण किया था विजयनगर साम्राज्य पर? तो देवराय प्रथम के शासन काल में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, देवराय द्वितीय के बारे में जान लेते हैं। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, यानी कि संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अगर पूछे जाए तो क्या होगा आंसर? देवराय द्वितीय। तेलुगु कवि श्रीनाथ इसके दरबार में भी रहते थे। इसे इमादी देवराय यानी कि देवराय द्वितीय जो थे, इसे इमादी देवराय के नाम से जाना जाता था। चलिए जगबेटकर, इसे जगबेटकर यानी हाथियों का शिकारी भी कहा जाता था। महानाटक सुधा निधि व ब्रह्मपुत्र पर इसने भाष्य लिखा है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब्दुल रज्जाक जो एक फारसी राजदूत थे, ये किसके शासन काल में आए थे? तो देवराय द्वितीय के शासन काल में ये आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मल्लिका अर्जुन के बारे में जानते हैं। मल्लिका अर्जुन कौन थे? ये प्रौढ़ देवराय के नाम से विख्यात थे। यानी संगम वंश के जो अंतिम से मतलब कि अंतिम द्वितीय जो थे वो मल्लिका अर्जुन थे और इन्हें प्रौढ़ देवराय के नाम से जाना जाता है। पुर्तगाली यात्री यानी नूनीज जो है पुर्तगाली यात्री थे, ये किसके शासन काल में आए थे? तो मल्लिका अर्जुन के दरबार में आए थे। ठीक है, और अंतिम शासक संगम वंश का कौन है? विरूपाक्ष द्वितीय। ठीक है, तो चलिए ये संगम वंश समाप्त हुआ और हम लोग अब चलते हैं सलूप वंश के पास। सलूप वंश के संस्थापक कौन थे? नरसिंह सलूप। ठीक है, इस वंश का एकमात्र ये शासक ही हुए, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तुलुप वंश। तुलुप वंश के बारे में हम लोग जानते हैं कि तुलुप वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो उसका संस्थापक है वीर नरसिंह तुलुप। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद इसके छोटा भाई सिंहासन पर हुआ। ठीक है, उसके बाद कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के बारे में हम लोग देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य व तुलुप वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने क्या किया? गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा। यानी यहाँ पे आप देख लीजिए कि कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा। किसके साथ लड़ा था? सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ। ये कहाँ के शासक थे? गोलकुंडा के। ठीक है, चलिए कौन कौन सा उपाधि कृष्णदेवराय ने धारण किया था? तो आंध्र भोज, अभिनव भोज व आंध्र पितामह का उपाधि धारण किया था। कौन? कृष्णदेवराय ने। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए बरबोसा व डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य में साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। मतलब कि कृष्णदेवराय का जो शासनकाल है ना, उसे हम लोग विजयनगर साम्राज्य का में साहित्य जो मतलब कि लिटरेचर के लिए क्लासिक युग भी बोलते हैं। ठीक है, इसे इनके ही दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज मतलब क्या? अष्टदिग्गज मतलब क्या होता है? 8 विद्वानों का एक ग्रुप। ठीक है, जैसे तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी इसीलिए इसे कहा जाता है। ठीक है, कृष्णदेवराय जो थे ये मतलब कुछ बुक भी लिखे थे। वो बुक कौन सा है? देख लीजिए यहाँ पे, अमुक्त मालियाद। कौन सा बुक है? अमुक्त मालियाद। ठीक है, उसके बाद जम्बावती कल्याणम, ये संस्कृत में लिखे हैं। जम्बावती कल्याणम कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? तो संस्कृत में। और अमुक्त मालियाद तेलुगु में। तेलुगु के 5 महाकवियों में से ये एक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नागलपुर नामक नगर की स्थापना किसने किया था? कृष्णदेव राय ने किया था। आप लोग देखिए, आप लोग सिर्फ इसे ध्यान से एकदम कॉन्सेंट्रेट करके इसे सुनते जाएं। आप लोगों को ऑटोमेटिक मतलब कि आप लोगों को मेहनत करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हजारा एवं विठल स्वामी नामक जो मंदिर का निर्माण है किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने। आप लोगों को पता है कि हजारा एवं विठल स्वामी का मंदिर जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। यानी बाबर जो है वो उसने भी मतलब इसका तारीफ किया था। यानी इतना महान शासक था कृष्णदेवराय, उसका तारीफ कौन कर रहा है अपने बुक में? बाबर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्युत राय के बारे में देख लेते हैं।
कृष्णदेवराय की जस्ट मृत्यु के बाद, यानी उसकी मृत्यु, कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हो गई थी? 1529 में। उसके बाद उसका उसका मतलब उनका कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी कौन बना? अच्युत राय, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं सदाशिव राय। तुलु वंश, यानी तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राय, यानी सदा है, मतलब यहाँ पे याद रखिएगा कि अंतिम है। किस वंश का शासक? तुलु वंश का शासक कौन? सदाशिव राय, ठीक है। इसका शासनकाल क्या है? इसके समय ही 1565 ईस्वी का तालीकोटा यानी राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ था। तो किसके, कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध? 1565 में। किसके शासनकाल में? सदाशिव राय के शासनकाल में। सदाशिव राय जो है वो किस वंश का शासक था? तुलु वंश का शासक था, और तुलु वंश का ये अंतिम शासक था। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि तालीकोटा जो है, या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी जिसे कहा जाता है, तो वो मतलब आखिर उसके बारे में कुछ जानना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं क्या है। जनवरी 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने, यानी कि तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था उसमें बीजापुर के शासक, अहमदनगर के शासक, गोलकुंडा के शासक और बीदर के शासक एक तरफ थे और विजयनगर साम्राज्य एक तरफ था, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। इसमें बरार जो है शामिल नहीं हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन किया था? सदाशिव राय के मंत्री राम राय ने किया था। चलिए अब अंतिम वंश जो है उसके बारे में देख लेते हैं। अंतिम वंश कौन है? अराविडु वंश। इसके संस्थापक कौन थे? तिरुमल, यानी कि आपका जो ये, एक मिनट, हाँ चलिए, अराविडु जो वंश था उसके संस्थापक तिरुमल थे, ठीक है। तिरुमल थे। इनकी राजधानी, यानी अराविडु वंश का जो राजधानी था ये क्या था? पेनकोंडा, ठीक है। इस वंश का वेंकटटू राजा वेडियार का समकालीन था, यानी इस वंश का जो वेंकटटू जो था, वेंकटटू जो अराविडु वंश से संबंधित था, वो मतलब किसके समकालीन था, किसके पैरेलल में था? तो वो वेडियार, राजा वेडियार के समकालीन था, जिसने मैसूर की स्थापना की थी। जैसे यहाँ पे एक और आप लोग चीज़ सीख सकते हैं कि जो वेडियार जो राजा था, इसने क्या किया था? मैसूर राज्य का स्थापना किया था, है ना। चलिए तो यहाँ पे आप लोग देखिए, राजा वेडियार के समकालीन कौन था? वेंकटटू का संबंध किससे था? अराविडु वंश से था। अराविडु वंश का जो राजधानी था पेनकोंडा था, ठीक है। और अराविडु वंश का संस्थापक कौन था? तिरुमल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसने जिसने बेडियर को हम लोग और एक चीज़ से जान सकते हैं कि इसने मैसूर का स्थापना किया था। अराविडु वंश का जो है अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय, संस्थापक तिरुमल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम अभी हम लोग देख लेते हैं, मतलब कि विजयनगर साम्राज्य का जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यूनिट कैसा था? तो उसमें था प्रांत, उसके बाद कोट्टम या बलनाडु, जिसे हम लोग जिला बोलते हैं। प्रांत मतलब मंडल हो गया, ठीक है। उसके बाद कोट्टम या बलनाडु, उसके बाद नाडु मतलब मेला ग्राम, यानी 50 ग्राम का एक समूह होता है, यानी 50 गांव का एक समूह होता था, जिसे नाडु या मेला ग्राम बोलते थे। और उससे क्या बना? जिला, और जिला से बना मंडल। तो नाडु से भी छोटा है ग्राम, जैसे उर मतलब होता है ग्राम, और ग्राम 50 ग्रामों का ग्रुप को नाडु बोलेंगे, और नाडुओं से ऊपर जिला यानी कोट्टम, और कोट्टम से ऊपर प्रांत यानी मंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अयंकर व्यवस्था क्या था? प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। यानी प्रशासन को अगर सही से चलाना है तो आपको पता है एक ऑर्गेनाइज और मैनेज करना जरूरी है ना। तो फ्रीडम भी चाहिए ना वहाँ पे यूनिट में, जैसे कि अभी पंचायती राज सिस्टम में क्या है? फ्रीडम है ना। तो उसी तरह हम लोग यहाँ भी देखते हैं कि वहाँ भी स्वतंत्र इकाई के रूप में ऑर्गेनाइज्ड वे में वो काम करते थे। इसमें प्रशासन की देखरेख के लिए 12 व्यक्ति नियुक्त होते थे, ठीक है। और भू राजस्व इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि भू राजस्व का दर क्या था। तो भू राजस्व का जो दर था 1/6 था, ठीक है। भू राजस्व की दर 1/6 होती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का को हम लोग क्या बोलते हैं? जो स्वर्ण का होता था उसे बराह बोलते हैं, यानी बराह होता है वो प्रसिद्ध सिक्का है, ठीक है, जिसे हुण या पैगोड़ के रूप में भी जाना जाता है। चांदी के सिक्के को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ण के सिक्कों को हम लोग अभी देख लिए कि बराह बोलते हैं,
या पैगोड बोलते हैं, और चांदी के सिक्कों को तार बोलते हैं। ठीक है। नायकों के वेतन के बदले दिए गए भूखंड को अमरम बोलते थे, यानी कि नायकों जो वहाँ पे काम करते थे उनके वेतन को क्या दिया जाता था, भूखंड दिया जाता था, और भूखंड को क्या बोला जाता है, अमरम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सेट्टी या चिट्टी क्या होता है। तो सेट्टी या चिट्टी देखिए क्या होता है। व्यापारियों में एक निपुण दस्तकार वर्ग जिन्हें बीर बंजाल कहा जाता है, यानी कि बीर बंजाल जो होते हैं, देखिए बीर बंजाल मतलब कि वो क्या होता है, एकदम एक्सपर्ट टाइप के होते हैं व्यापारियों में। ठीक है। उन्हें सेट्टी या चिट्टी बोला जाता है। ठीक है। बेसबग क्या होता है, दासों के खरीदे या बेचे जाने के बेसबग कहा जाता है, यानी गुलामों को जो बेचा या खरीदा जाता है उसको बेसबग बोला जाता है। देवदासी सिस्टम क्या है, मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को देवदासी कहा जाता है। उत्तर भारत से आकर दक्षिण में बसे लोगों को बड़वा बोला जाता है, यानी कि उत्तर भारत, यानी कि आप देखिए कि उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत से मतलब कि दक्षिण भारत में आने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, बड़वा। ठीक है। चलिए कल्याण मंडप क्या होता है, विजयनगर में मंदिर निर्माण करने का एक विशिष्ट जो लक्षण है ये कल्याण मंडप बोला जाता है। ये जितने भी आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट जो मतलब कि सिर्फ रेलवे एसएससी के लिए नहीं, ये हाई लेवल के एग्ज़ाम के लिए, जैसे स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपीएसआई वगैरह के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे जहाँ पे डीपली भी पूछा जाता है कभी कभी, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कल्याण मंडप आपको बता चुका है कि एक विशिष्ट शैली है निर्माण करने का। उसके बाद केंद्रीय राजस्व विभाग, यानी कि जैसे कि रेवेन्यू सिस्टम होता है ना, उसे 58वें बोला जाता है। ठीक है। चलिए तो ये था आज का आपका क्लास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। आप और यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं कि निकोलस कॉन्टी जो है वो कहाँ का यात्री था, इटली का था। वो कब आया था भारत, 1420 का। किसके शासनकाल में आया था, देवराय प्रथम के शासनकाल में। उसके बाद अब्दुल रज्जाक जो है फारसी एक यात्री था, वो 1442 में भारत आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। उसके बाद है डोमिंगो पायस, वो पुर्तगाल का शासक था, मतलब शासक नहीं होगा वहाँ पे, ये यात्री होगा। तो डोमिंगो पायस जो है वो यात्री थे, वो 1515 में कृष्णदेव राय के शासन काल में आए थे। तो ये था आज का वीडियो, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप ये वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के सेवा में। तो चलिए आज अंत करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।